हेलो एवरीवन। आज ये जो वीडियो हम कर रहे हैं वो ज्योग्राफी सीरीज़ में फिफ्थ वीडियो है। बेसिकली ये आईसीएससी के क्लास 10th के बच्चों के लिए ही है, तो वही ये वीडियोस देखें। बाकी की जो 4 वीडियोस थी वो इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया के ऊपर थी। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो नाउ स्टार्टिंग विद दिस सॉइल रिसोर्सेज इन इंडिया। ये चैप्टर और साथ में नेचुरल वेजिटेशन एक दूसरे से कनेक्टेड चैप्टर हैं। ये वीडियो जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ सॉइल रिसोर्सेज के बारे में है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया के बारे में है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीडियो, इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट सॉइल्स, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया। ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग विद सॉइल। सॉइल क्या चीज़ है? सॉइल देखिए मिट्टी को कहते हैं। जो भी आपके सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे लूज मटेरियल होता है उसे सॉइल कहा जाता है। और एग्रीकल्चर जो है पूरी तरीके से सॉइल के ऊपर डिपेंड करता रहा है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के ऊपर, यानी कि उपजाऊपन, जो मिट्टी का उपजाऊपन है उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। क्या? एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। अब इसमें मिक्सचर्स ऑफ मिनरल और इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो कि डेनुडेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स की वजह से आते हैं। ये पॉइंट आपके अभी समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि ये जो हमारी सॉइल है वो एक रिन्यूएबल सोर्स है, बट इसको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है फॉर्म होने में, और सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को पैडोजेनेसिस भी कहते हैं। देखिए आपसे यहाँ पर कहा गया था कि डेन्यूडेशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इन सब की वजह से बनता है। तो डेन्यूडेशन का मतलब ये होता है कि अगर अर्थ सरफेस, मान लीजिए ये पहाड़ है हमारा, ये हमारा नॉर्मल पहाड़ होगा, और अब ये इस पर धारियाँ देख रहे हैं, ये पानी के चलने की वजह से बार बार या फिर विंड के चलने की वजह से पहाड़ कट जाता है। तो जब ये कटता होगा, इसका जो पाउडर सा निकलता होगा, थोड़ा थोड़ा मटेरियल झड़ता होगा इस पहाड़ में से, तो उसी के थ्रू सॉइल फॉर्मेशन होता है। ठीक है। बेसिकली कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल्स देख लेते हैं। सॉइल एक्चुअली बनती किस किस चीज़ से है? सॉइल बनती है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से और ऑर्गेनिक कंपोनेंट से। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कैसे होते हैं? जैसे कि सिलिका, क्ले और चॉक। आपने सिलिका देखा होगा, कभी कभार आप शूज़ खरीदते होंगे तो शूज़ में एक आपको वाइट पैकेट मिलता होगा जिसके अंदर कुछ पाउडर या फिर क्रिस्टल से होते हैं, वो एक्चुअली सिलिका ही होता है। सिलिका बेसिकली वर्क करता है आपके मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए, मॉइस्चर को हटाने के लिए, और ओडोर को हटाने के लिए सिलिका यूज़ होता है। इसके अलावा क्ले को आप जानते हैं, चिकनी मिट्टी जिसे हम कहते हैं। लिखा हुआ भी है इसमें, क्ले सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर, यानी कि ये मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है। ये मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड एल्यूमिनियम है। चॉक क्या चीज़ है? चॉक एक कैल्शियम कार्बोनेट है जो प्रोवाइड करता है कैल्शियम प्लांट्स को। तो ये तो आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो गए। वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या हैं? एक्चुअली इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स वो हैं जो लाइफलेस हैं। अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आपका आ जाता है बेसिकली ह्यूमस। ह्यूमस होता है खाद। खाद किस चीज़ से बनती है? जो कि बनती है डिके ऑफ वेजिटेबल से, वेटर से, और डिके ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स मटेरियल से। खाद जो बनती है वो पानी में जाती है, और वो पानी में नहीं, सॉइल में जाती है, और वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है आपकी सॉइल को। ये डार्क इन कलर होती है, यूजुअली ब्लैक या फिर ब्राउन भी हो सकती है। ये हेल्प करती है आपकी सॉइल को वार्म अप होने में ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम। सॉइल का हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि सॉइल जो है मॉइस्चर को कंटेन करता है और एयर को कंटेन करता है, जो कि डिपेंड करता है अलग अलग सॉइल के ऊपर। नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट सॉइल। सॉइल किस किस तरीके की होती है? एक होती है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल किस तरीके की है? जिसमें 60% सैंड है आपका, और आपका 10% क्ले है। और अलाउ वाटर टू पास थ्रू, इसमें अगर आप पानी डालेंगे तो पानी पास हो जाएगा। ये कल्टीवेशन के लिए गुड होती है, अच्छी होती है, मेनली किसके लिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। क्लेई सॉइल, क्लेई सॉइल को आपको पहले ही बताया था, ये मॉइस्चर को रिटेन करती है, चिकनी मिट्टी जिसे हम कहते हैं। इसमें 60% से ज़्यादा क्ले होता है।
रिटेन्स मॉइस्चर एंड स्टिकी इन नेचर, यानी चिपचिपी होती है। फर्टिलिटी इंक्रीजेस, फर्टिलिटी उपजाऊपन इसका इंक्रीज हो जाता है जब आप इसमें सैंड और चॉक भी ऐड कर देते हैं। इसके अलावा आपके आ जाते हैं लूम। लूम किस तरीके की सॉइल होती है? ये होता है मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड, वेरी फर्टाइल विद राइट मिक्सचर। अगर आपने राइट मिक्सचर यूज़ करा गया है तो इसको बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है ये। इफ़ हाई परसेंटेज ऑफ सैंड इज़ प्रेजेंट, अगर सैंड की परसेंटेज ज़्यादा होगी, क्ले से ज़्यादा हो तो इसे सैंडी लूम कहेंगे, और अगर क्ले की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो इसे क्लेई लूम कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो आपका आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आपने बहुत बार सुना भी होगा, बहुत ज़्यादा फेमिलियर वर्ड है। सॉइल इरोजन बेसिकली क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जो आपकी ज़मीन है, जो आपकी सॉइल है, उसमें जो सबसे ज़्यादा टॉप लेयर होती है उसे टॉप सॉइल कहते हैं। उसका किसी भी तरीके से अगर रिमूवल होता है तो उसे सॉइल इरोजन कहा जाएगा। इसके काफ़ी सारे एजेंट्स हैं, यानी कि काफ़ी सारी वजहों से सॉइल इरोजन हो सकता है। पहला जो आप सॉइल इरोजन आप पढ़ रहे हैं ये है रनिंग वाटर, यानी कि पानी की वजह से। पानी की वजह से जो आपके कोर्स में दिए गए हैं वो तीन है। एक स्लैश दिया है, एक शीट दिया गया और एक गली दिया गया है। आपके कोर्स में रिल और गली एक ही बताया गया है, ठीक है, गली नाम से ही बताया गया है। तो स्प्लैश क्या है? जो हेल स्टॉर्म्स होते हैं, यानी कि ओले होते हैं, तेज़ बारिश होती है, मोटी बूंदें जब ज़मीन पर गिरती हैं, उनकी वजह से टॉप सॉइल, टॉप लेयर हटती है अगर, तो उसे कहते हैं स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश। शीट इरोजन, बारिश पड़ी है, बारिश पड़ने के बाद वो पूरे ग्राउंड पे इस तरीके से जम गई और पूरी की पूरी टॉप सॉइल वो हटाती ले गई, तो उसे कहते हैं शीट इरोजन। गली इरोजन या फिर रिल इरोजन, जो आपके कोर्स में गली ही नाम से दी गई है, रिल और गली एक ही बताया गया है। उसमें क्या होता है कि आपका कोई सा भी एक प्लेन है, प्लेन में बारिश पड़ी और उसकी वजह से डिप्रेशन क्रिएट हुआ, उसको हम गली या फिर रिल इरोजन कहते हैं। देखिए, रिल एंड गली आर सेम इन योर कोर्स। इसके अलावा विंड की वजह से भी होती है। जाहिर सी बात है, जब तेज हवाएं चलती हैं तो ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है वो एक्चुअली लूज़ होती है। लूज़ होने की वजह से वो जो है हवा के द्वारा उड़ जाती है, तो उसकी वजह से भी विंड की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। ओवर ग्रेजिंग यानी कि जो जानवर होते हैं वो अगर ग्रेज ज़्यादा कर लें या फिर यानी कि चर ज़्यादा लें, अगर वो चर ज़्यादा लेते हैं तो जो हमारी सॉइल होती है लूज़ हो जाती है, और फिर उसके बाद हवा अगर चलेगी तो हवा की वजह से वो सॉइल इरोड होगी, सॉइल इरोजन होगा। प्लांट और मैन एंड एनिमल्स की वजह से किस तरीके से होता है? इंसान की तरह वजह से आप जानते ही हैं, हम लोग बहुत कंस्ट्रक्शन करते हैं, चीज़ों को बिगाड़ते हैं, तो हमारी वजह से तो होता ही होता है। प्लांट की वजह से अगर प्लांट कहीं पर है और उनको हम उखेड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उस जगह की सॉइल भी निकलेगी, उस वजह से भी सॉइल इरोजन होगा। एनिमल्स की वजह से, जैसे ऊपर बताया, ओवर ग्रेजिंग करेंगे, या फिर एनिमल्स कुछ होते हैं जो ज़मीन के नीचे रहते हैं, वहाँ पर खुदाई करते हैं, तो इस वजह से वहाँ की जो सॉइल है वो लूज़ हो जाती है और वहाँ पर भी सॉइल इरोजन हो जाता है। अब बेसिकली जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है सॉइल इरोजन में, वो किस तरीके से कर सकता है? एक्चुअली फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा सॉइल इरोजन हम बहुत ज़्यादा करते हैं। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हम लोग यूज़ करते हैं। शिफ्टिंग और झूम और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये तीनों एक ही नाम है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि एक जगह पर आपने कहीं पर भी लैंड है, वहाँ पर ट्रीज़ वगैरह है, उनको आपने काटा यानी स्लैश करा, उस जगह को बर्न कर दिया, क्लीन कर दिया पूरा, और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर वहाँ पर करा, और फिर कुछ टाइम बाद आप उस जगह को छोड़ के चले गए, फिर आगे जाके करने लगे उस, यानी कि आप शिफ्ट करने लग गए। तो ये जो एक प्रैक्टिस है ये काफ़ी ख़राब प्रैक्टिस है। इसकी वजह से वहाँ का जो एरिया होता है जहाँ पर आपने बर्निंग करी होती है, उस जगह पर आप एक ही बार पहली बार तो कर रहे हैं एग्रीकल्चर, एक बार या 2-4 बार कर रहे हैं, तो उस जगह का आपने एक तो वहाँ का पहले जो कटाई करी है उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है फॉरेस्ट लाइफ को भी। आप ये नेचुरल वेजिटेशन में भी पढ़ेंगे किस तरीके से इफेक्ट करता है। इसके अलावा लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन, यानी कि क्रॉप रोटेशन, मान लीजिए एक क्रॉप रोटेशन का इसका मतलब क्या है? मान लीजिए एक लैंड है और इसमें ए मिनरल भी है, बी मिनरल भी है, सी मिनरल भी है, डी मिनरल भी है, ठीक है। आपने कोई यहाँ पर एक क्रॉप उगाई जिसमें ए और बी की ज़रूरत होती है मिनरल की, सी और डी की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपने उगाई,
ठीक है, ए और बी थोड़ा कम हुआ इस लैंड पर, फिर उगाई, फिर आपका ए और बी थोड़ा कम हुआ। एक टाइम ऐसा आता रहेगा कि ए और बी जो यहाँ पर मिनरल्स से वो कम हो जाएंगे। तो एक्चुअली करना क्या चाहिए, पहले आपने इसमें करना क्या चाहिए, बेसिकली जो स्मार्ट एग्रीकल्चरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले यहाँ पर एक क्रॉप उगाई जिसमें ए और बी की रिक्वायरमेंट थी, फिर उसके बाद कोई ऐसी क्रॉप उगाई जिसमें सी और डी की रिक्वायरमेंट थी, जिससे कि ए और बी जो था हमारा वापस रीगेन हो गया। तो इस चीज़ को क्रॉप रोटेशन कहते हैं, कि मान लो पहले हमने एक्स उगाई क्रॉप जिसमें ए और बी की रिक्वायरमेंट थी, फिर हमने वाई उगाई जिसमें सी और डी की रिक्वायरमेंट थी। इस वजह से क्या होगा, जब हम सी और डी वाली क्रॉप बना रहे होंगे तो ए और बी दोबारा यहाँ पर रीगेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्रॉप रोटेशन करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम क्रॉप रोटेशन नहीं करेंगे तो उस ज़मीन को हम बंजर कर सकते हैं, वहाँ पर मिनरल्स जो हैं वो कम होते चले जाएंगे लगातार। इसका यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी दे रखा है। क्रॉप रोटेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स sequentially on the same plot of land to improve soil health, optimize nutrients in the soil and combat pest and weed pressure. For example, say a farmer has planted a field of corn, यानी कि पहले एक फार्मर ने कॉर्न लगाए। When the corn harvest is finished, कॉर्न की हार्वेस्टिंग जब फिनिश हो गई तो he might plant beans, फिर वो बीन लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि since corn consumes a lot of nitrogen and beans return nitrogen, यानी कि कॉर्न की वजह से काफ़ी सारा नाइट्रोजन कंज्यूम होता है, और अगर आप बीन्स लगा देंगे तो नाइट्रोजन वो वापस देता है सॉइल को। ठीक है, तो इस वजह से जहाँ पर नाइट्रोजन यूज़ हुआ था आपका कॉर्न लगाने की वजह से, वहाँ पर आपको नाइट्रोजन वापस भी मिल गया बीन्स लगाने की वजह से। अगला पॉइंट है हमारा, किस तरीके से हमारे फॉल्टी मेथड्स क्या क्या हैं। एक रॉन्ग प्लगिंग यानी खुदाई। देखिए, इस तरीके से जब भी हम फार्मिंग करते हैं तो ट्रैक्टर्स के थ्रू या फिर अपने कैटल्स के थ्रू हम इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी होती है आपकी एग्रीकल्चर के लिए। तो अगर हम ये रॉन्ग करेंगे तो भी हमारी काफ़ी जो सॉइल है वो उखड़ेगी होने की वजह से सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का क्या मतलब है? सॉइल को हमें बचाना है, सॉइल इरोजन से हमें बचाना है। किस तरीके से हम कर सकते हैं सॉइल इरोजन को, हम कैसे रोक सकते हैं? एफॉरेस्टेशन का मतलब आप जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने को एफॉरेस्टेशन कह सकते हैं। ओवर ग्रेजिंग को हम चेक करें, हमारे अगर कैटल्स हैं तो ओवर ग्रेजिंग ना करें। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैरियर्स, ऐसी जगह पर कंस्ट्रक्शन करें डैम्स का और बैरेजेस मीन्स आर्टिफिशियल बैरियर अक्रॉस वाटर बॉडी। इस तरीके से करें जिससे कि किसी जगह पर फ्लड ना आए, क्योंकि अगर फ्लड आएगा पानी की वजह से वहाँ पर सॉइल इरोजन होगा और हम चेक कर पाए स्पीड ऑफ वाटर को। ठीक है, इस वजह से कंस्ट्रक्शन करना चाहिए जिससे फ्लड्स ना आ पाए। और शिफ्टिंग, जूमिंग और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को बैन कर देना चाहिए। ये एक और पॉइंट था आपका। नेक्स्ट कमिंग टू द मेजर सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया। इंडिया में किस तरीके के सॉइल ग्रुप्स हैं? बेसिकली इंडिया एक काफ़ी बड़ी जगह है जहाँ पर जो सॉइल ग्रुप है वो डिपेंड करते हैं उसके ओरिजिन, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ, कलर, स्ट्रक्चर, फर्टिलिटी, केमिकल कंपोजिशन को। हर चीज़ में केमिकल कंपोजिशन होता है। मान लीजिए केमिकल कंपोजिशन मतलब किसी भी चीज़ के कोई इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ठीक है, तो बेसिकली 2 टाइप्स की सॉइल हमारे यहाँ डिफाइन करी गई हैं। एक सेडिमेंट्री सॉइल, और इसे हम सॉइल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं। दूसरी ट्रांसपोर्टेड सॉइल और सॉइल ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स में हम बात कर रहे हैं इसमें। तो सेडिमेंट्री सॉइल बेसिकली क्या है कि अगर कोई पहाड़ है, वहाँ पर डेनुडेशन हुआ, यानी कि यहाँ से थोड़ी मिट्टी निकली, डेनुडेशन होने की वजह से वियरिंग अवे ऑफ दिस माउंटेन हैपन हुआ। तो जो वियरिंग अवे हुआ उसकी वजह से जो भी हमारा फॉर्मेशन हुई हमारी सॉइल की, वो इसी जगह पर आसपास में ही कहीं पर डिपॉजिट हो गई, यानी कहीं पर उड़ के कहीं और नहीं गई है। ठीक है, तो वो जो है हमारा सेडिमेंट्री सॉइल कहलाता है। एक बार देख लीजिए, फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इन सेतु का मतलब इन लैटिन फ्रेज है, ये एक लैटिन फ्रेज है, फ्रॉम वेयर दे आर फाउंड। ठीक है, दे आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू अस लिमिटेड एक्सटेंट, यानी कि अगर ये ट्रांसपोर्ट अगर होती हुई है तो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक। ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकती है भैया, आप पूछेंगे। ट्रांसपोर्ट हो सकती है विंड के थ्रू, एक जगह से दूसरी जगह पर सॉइल जा सकती है विंड के थ्रू, सॉइल पार्टिकल्स जा सकते हैं। तो बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट अगर होती हुई तो बहुत दूर तक नहीं जाती है, और ये अपनी ही जहाँ पर इसकी बर्थ होती है वहीं पर ही रहती है। दूसरी है ट्रांसपोर्टेड सॉइल आप नाम से ही समझ गए हैं कि ये एक वो सॉइल है जो जहाँ पर ये क्रिएट हुई है
वहाँ से बेसिकली फ़्लो हो जाती है। फ़्लो किस वजह से हो सकती है? ये वाटर के थ्रू फ़्लो हो सकती है, और ये रिवर वैली या फिर डेल्टा रीजन। डेल्टा का मतलब क्या होता है? जब पानी के साथ साथ कुछ पार्टिकल्स, मिनरल्स नहीं, पार्टिकल्स हमारे आते रहते हैं और कलेक्ट होते रहते हैं और वो एक लैंड मास बन जाता है, उसे डेल्टा कहते हैं। तो उस एरिया में जो भी सॉइल होगी उसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहा जाएगा। बेसिकली ये हमारे हिमालयस के थ्रू जो रिवर्स हैं वहाँ से आती हैं, फिर बाय विंड आ सकती हैं। ऊपर आपने 2 टाइप्स पढ़े, एक आपने सेडिमेंट्री एंड एक आपने पढ़ा ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, प्लेस पर ही रहती है और ये हमारी ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह पहुंच जाती है। किसके थ्रू? रिवर्स के थ्रू या फिर विंड्स के थ्रू। अब इसमें क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल भी हैं। पहला है आपका एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल सेकंड है, रेड सॉइल थर्ड है, लेटरेट और लेटरेटिक सॉइल जो है आपका फोर्थ है। बेसिकली हम पढ़ते हैं एलुवियल सॉइल। पहले तो आपको ये बता दें एलुवियल का मतलब क्या है। बेसिकली एलुवियल का मतलब होता है जो भी क्ले और सैंड, ये सब चीज़ें हमारे मिनरल मटेरियल जो होता है हमारा पानी के साथ जो कलेक्ट होता है उसे एलुवियल कहते हैं। एलुवियल सॉइल हमारी जो है वो लगभग 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक है और पूरे भारत के लगभग 45.6% एरिया में हमारे एलुवियल सॉइल है। देखिए, ट्रांसपोर्टेड एलुवियम ब्रॉट बाय रिवर्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज यंग खादर एंड ओल्ड बांगर सॉइल। उनमें क्या डिफरेंसेस हैं? एलुवियल सॉइल 2 तरीके की हमारी बताई गई, बांगर और खादर। एलुवियल खादर जो है वो न्यू होती है, ये बांगर ओल्ड होती है। ये रिवर बेसिन के बराबर में होती है क्योंकि ये नई नई ट्रांसपोर्ट होकर आई होगी, और ये हमारी रिवर बेसिन से थोड़ा दूर होती है, फार। ये हमारी लेस फर्टाइल है क्योंकि हमारी काफ़ी पहले आ चुकी है, इस वजह से लेफ्ट फर्टाइल होती है, और ये हमारी वेरी फर्टाइल होती है। बेसिकली हमारी सुटेबल नहीं है एग्रीकल्चर की और ये हमारी सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। ये डिफरेंसेस इसमें हैं। करेक्टरिस्टिक्स के देख लेते हैं एलुवियल सॉइल्स के। ट्रांसपोर्टेड टाइप ऑफ सॉइल, ये ट्रांसपोर्ट होकर आई है, जाहिर सी बात है, एलुवियल सॉइल। फाइनेस्ट इन डेल्टा रीजन, यानी कि डेल्टा रीजन माउथ ऑफ ए रिवर जहाँ पर हमारा लैंड मास क्रिएट होता है उसे कहते हैं डेल्टा रीजन। तो ये फाइनेस्ट अच्छी होती है उस तरफ। कलर इसका किस तरीके से होता है? लाइट टू डार्क इन कलर डिपेंडिंग ऑन न्यू एंड ओल्ड एल्यूमिनियम। रिच इन पोटाश, ये पोटाश में रिच होती है। पोटाश क्या है? पोटेशियम कंपाउंड है। ह्यूमस यानी खाद भी इसमें अच्छा होता है, और ये कम होता है इसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन इसमें कम होता है। डेफिशिएंट मतलब कम होना। फर्टिलिटी इसकी अच्छी है, और ये इरिगेशन और मैन्योरिंग, यानी इसमें अगर खाद अच्छी तरीके से डाली जाए, पानी अच्छा दिया जाए, तो ये अच्छी तरीके से वर्क कर सकती है। और ये राबी एंड खरीफ क्रॉप दोनों के लिए ही बेस्ट रहती है। बेस्ट नहीं, अच्छी रहती है, सॉरी। इसके अलावा ये सूटेबल है वीट के लिए, कहाँ पर? बेसिकली नॉर्थ इंडिया में। शुगर केन के लिए अच्छी है, राइस के लिए अच्छी है साउथ इंडिया में, कॉटन के लिए अच्छी है, ऑयल सीड्स के लिए अच्छी है, और जूट के लिए तो आइडल है ये। कौन से रीजन में? डेल्टा रीजन में ये आइडल है। नॉर्थ इंडिया में इसको पेल ब्राउन कलर में देखा जाता है और साउथ में इसको डार्क कलर में देखा जाता है। ये हमारी थी एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि ब्लैक सॉइल क्या है। ब्लैक सॉइल को हमें रेगुर भी काफ़ी जगह पर कहा जाता है, जो कि एक तेलुगु वर्ड से ड्राइव करा हुआ वर्ड है, और ये हमारा 5.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर या फिर 16.6% हमारे भारत में पाई जाती है। ओरिजिन क्या है इसकी? ब्लैक कॉटन सॉइल्स, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जा रहा है तो ये कॉटन के लिए अच्छी होगी। रेसिडुअल इन नेचर, यानी कि रेसिडुअल का मतलब ये होता है एट द सेम प्लेस, यानी कि जहाँ पर बनी वहीं पर। तो ये जो है रेसिडुअल है कि जहाँ पर बनती है वहीं पर ही रहती है सॉइल, ये ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, तो इसलिए ये रेसिडुअल इन नेचर है। Originated from solidification of basic lava spread over the area of डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू आपने देखा होगा इंडियन मैप में, तो वहाँ पर जो सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा के सॉलिडिफिकेशन की वजह से ये बेसिकली बनी है। करेक्टरिस्टिक्स इसके क्या हैं? ये मॉइस्चर को रिटेन करती है, यानी पकड़ के रखती है पानी को। बिकम स्टिकी व्हेन वेट, और जब स्टिकी हो जाती है जब इसको गीला कर दिया जाए तो। ये रिटेन करती है मॉइस्चर, रियलाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द। अच्छा, बेस्ट पॉइंट इसका ये देखिए, ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये मॉइस्चर को रिटेन करने के साथ साथ ये मॉइस्चर को तब
रिलीज़ करती है, ये रिलीज़ है, सॉरी रियलाइजिंग नहीं है, रिलीज़ तब करती है जब ड्राई पीरियड में ज़रूरत हो प्लांट्स को। तो ये बहुत एक अच्छी करेक्टरिस्टिक है ब्लैक सॉइल की। ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी सॉइल है कि जब ड्राई पीरियड में अपना मॉइस्चर को वो रिलीज़ करें, तो आंसर आपका ब्लैक सॉइल होगा। इसका कलर, टेक्सचर और कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। कलर है इसका डीप डार्क टू ब्राउन, मीडियम ब्लैक एंड मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लैक इन सम प्लेसेस। ये डू नॉट कंटेन ग्रेवल और सैंड, ग्रेवल मतलब कंकड़ पत्थर, और सैंड यानी कि रेता इसमें नहीं होता है। ये रिच है लाइम में, आयरन, पोटाश, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम, और ये डेफिशिएंट है कि इसमें फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस में। फर्टिलिटी इसकी लो होती है, ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, फर्टाइल नहीं होती है। क्रॉप इसमें कौन कौन सी ग्रो कर सकते हैं, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, इसलिए कॉटन तो ये बहुत बढ़िया आइडल है। कॉटन, राइस, वीट, ज्वार, शुगर केन, टोबैको, मिलेट्स, ऑयल सीड्स लाइक लाइन सीड एंड सनफ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब ग्रो कर सकते हो। रेड सॉइल हमारी 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर और 10.6% ऑफ इंडिया है। ये 10.6% पाई जाती है इंडिया में। इसका ओरिजिन क्या है, ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के ब्रेक डाउन होने की वजह से रेड सॉइल बनी है। द पेरेंट रॉक एसिड ग्रेनाइट्स एंड जेनेसिस, यानी कि जो इसकी जो पेरेंट रॉक होती है, पेरेंट रॉक यानी कि जिससे ये बनी है, जो ये बनी है पेरेंट रॉक, इसके जो होते हैं वो एसिड ग्रेनाइट्स एंड जेनेसिस होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बायोलॉजिकल पॉइंट है, तो आप बस सिर्फ इतना याद कर सकते हैं सिर्फ। कलर, टेक्सचर एंड कंपोजिशन इसका कैसा होता है, रेड होता है, आयरन कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, वेरीज फ्रॉम रेड टू ब्राउन, चॉकलेट एंड येलो कलर, ये इसके कलर्स हो सकते हैं। पोरस यानी हैविंग पोर्स होते हैं, आपको पोर्स का मतलब क्या हो गया, हल्के हल्के से आप मान लीजिए होल तरीके के होते हैं जिससे कि कोई चीज़ एंटर कर पाए, बेसिकली पानी की बात करेंगे। फ्रेबल यानी कि डस्टी होती है नेचर। रिच इन पोटाश होता है, बिकम फर्टाइल विद प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड इरीगेशन, फर्टिलाइजर और इरीगेशन का आप अगर अच्छा यूज़ करेंगे तो फर्टाइल भी है, अच्छी है। लेकिन लाइम, मैग्नीज, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, इसमें ये लैक करती है। सुटेबिलिटी ऑफ क्रॉप, इसमें कौन कौन सी आप क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, अगर आप प्रॉपर फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशन आप यूज़ करेंगे तो एक एक्सेलेंट यील्ड देगी, किसकी, वीट की। और बाकी कौन सी क्रॉप इसमें आप ग्रो कर सकते हैं, आप इसमें ग्रो कर सकते हैं राइस, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस, मिलेट्स, टोबैको एंड ऑयल सीड्स, ये आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। हमारी जो फोर्थ सॉइल है वो आपकी है लेटरेट सॉइल। ये एक लैटिन वर्ड ब्रिक से आया हुआ है और जो कि 2.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में आपकी पाई जाती है इंडिया में। बेसिकली अब ब्रिक से आया है तो मान लीजिए जो आपके घरों में जो ईंटें बनती हैं वो इसी सॉइल से बनती हैं। सो लेटरेट सॉइल and rock type rich in iron. Aluminium is commonly considered to have formed in hot and wet tropical areas. Nearly all laterites are of rusty red coloration because of high iron oxide content. हाई आयरन ऑक्साइड होने की वजह से उसको रस्टी रेड कलर में ज़्यादातर देखा जाता है। इसमें आयरन और एल्यूमिनियम काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये मिलती कहाँ पर हमें, ये ऐसे एरियाज में मिलती है जहाँ पर हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज हैं। ट्रॉपिकल एरियाज मतलब बिटवीन द ट्रॉपिक्स। दे डेवलप बाय इंटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड वेदरिंग ऑफ द अंडरलाइंग पेरेंट रॉक, यानी कि इंटेंसिव एक काफ़ी लंबे तक चलने वाली वेदरिंग की वजह से, यानी वेयरिंग अवे, डेनोडेशन, उसकी वजह से किसी भी रॉक की ये पैदा होते हैं। दस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस स्ट्रिक्टली इन मानसून कंडीशन, और ये मानसून कंडीशन में हमारी आती है क्योंकि मानसून कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है बेसिकली इस वजह से। यूनिक करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग वैल्यूएबल बिल्डिंग मटेरियल, जैसे आपको बताया गया था आपके घर में जो ईंटें लगती हैं वो इसी से बनती हैं। दे हार्डन लाइक आयरन व्हेन एक्सपोज टू एयर, आपने देखा होगा आपके जो ईंटें होती हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं, हार्ड होती हैं, तो ये हवा से कांटेक्ट में आते ही ये हार्डन हो जाते हैं। इसका कलर, टेक्सचर और कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं। ये हमारी रेड आपको आयरन ऑक्साइड की वजह से आपको बताया गया था। जनरली कोरस इन टेक्सचर्स एंड फ्रेबल एंड पोरस इन नेचर,
कोरस यानी कि खुरखुरी होती है ये टेक्सचर में, और फ्रेबल आपको बताया गया था ऊपर, पोरस इन नेचर। पोरस का मतलब आपका हो गया इसमें पोर्स भी होते हैं। फ्रेबल का मतलब दोबारा बताते हैं डस्टी। पुअर इन लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फोर एंड पोटाश, इसमें ये हमारी पुअर होती है लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरिक एसिड एंड पोटाश में। फर्टिलिटी, लीचिंग की वजह से इसमें लैक करती है फर्टिलिटी। लीचिंग का मतलब क्या होता है, हैवी रेन की वजह से अगर टॉप सॉइल हट जाती है तो उसे लीचिंग कहा जाता है। अगर लीचिंग हो जाती है इस वजह से ये फर्टाइल कम होती है, बट एट द सेम टाइम अगर आप मैन्योरिंग और इरिगेशन अच्छी करेंगे तो ये फर्टाइल भी काम करेगी। सुटेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप्स इसमें सुटेबल रहती हैं। प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट एट्सेट्रा, ये बेस्ट काम करते हैं। अब बेसिकली आप ये देख लीजिए कि कौन सी सॉइल कहाँ पर इंडिया में पाई जाती है। ये एरियाज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये एरियाज़ मार्क करने के लिए आते हैं। खासकर जो आपका पार्ट 1 है ज्योग्राफी का, जिसमें इंडिया में आपके और क्वेश्चन आता है, उसमें आ सकता है कि भाई रेड सॉइल या ब्लैक सॉइल इस एरिया में आप मार्क करके दिखाइए। तो बेसिकली ये जो आपका एलुवियल सॉइल है आप देखिए, ये पूरा आपका वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट में आपको दिख जाएगा। वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, और ये हिमालयन रेंज में आ जाएगा, वेस्ट ऑफ हिमालयाज, उत्तर प्रदेश रीजन, बिहार, ये पूरे एरिया में आपके लिटरेट सॉइल एलुवियल सॉइल रहती हैं। आपकी ब्लैक सॉइल आपका आ गया ये पार्ट, गुजरात के कुछ पार्ट में है, मध्य प्रदेश के पार्ट में है, महाराष्ट्र के पार्ट में है, ये आपकी आ गई ब्लैक सॉइल। यानी कि क्योंकि यहाँ पर ही डेक्कन प्लेटू है, तो डेक्कन प्लेटू इस जगह में होने की वजह से वहाँ पर लावा का सॉलिडिफिकेशन हुआ है, इसी वजह से आपकी ब्लैक सॉइल आपको इस एरिया में मिलेगी। नेक्स्ट आपकी है रेड सॉइल देखिए आपकी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। वो आपके कोस्टल रीजन्स में नहीं है, वो इंटीरियर रीजन्स में पाई जा रही है। इस एरिया में क्यों नहीं है, इस एरिया में डेक्कन प्लेटू की वजह से नहीं है, और डेक्कन प्लेटू के आसपास कौन सी सॉइल है आपकी, ब्लैक सॉइल है, इस वजह से यहाँ पर ये नहीं है। और आपकी ये नॉर्थ ईस्ट में भी आपको मिल जाएगी। आपने ऊपर पढ़ा फिर लेटरेट सॉइल बहुत कम पाई जाती है, और ये कम पाई जाती है तो आप देख सकते हैं आपकी ये वेस्टर्न घाट्स के पास भी पाई जा रही है, और बीच में कुछ कुछ जगह पर आपको पूरे में ये लेटरेट सॉइल मिल जाएगी। तो बेसिकली ये था आपका सॉइल्स के बारे में। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो नेचुरल वेजिटेशन की होने वाली है, जो कि विद इन 24 आवर्स अपलोड हो जाएगी। ये चैप्टर और नेचुरल वेजिटेशन एक ही यूनिट में कंप्राइज होकर आता है, और दोनों ही चैप्टर इस तरीके के हैं कि इसमें आपको याद करना पड़ेगा, समझने वाली चीज़ इसमें ज़्यादातर नहीं है। जैसे कि आपने क्लाइमेट ऑफ इंडिया और टोपोग्राफिकल मैप में काफ़ी चीज़ें समझी हैं, बट ये चैप्टर आपका थोड़ा सा आपकी रिटेंशन पावर को देखने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेचुरल वेजिटेशन मिल जाएगा। इसमें अगर आपको कोई सी कन्फ्यूजन हो या कोई सी क्वेरीज हो, आप मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।